अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह पाकिस्तान की एक नई और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज़ नजम साकी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि बहुत सारे वायरल आसपास आपके चल रहे हैं। एक तो डेंगू की सिचुएशन इस किस्म की है कि आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखें। मुझे ख़ुद पिछले 3 दिनों से बुखार है और डेंगू तो नेगेटिव निकल आया, लेकिन उसके बावजूद बहुत तबीयत ख़राब है। और आसपास ये ज़रा ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा वायरल हर किस्म का फैल रहा है। एग्जैक्टली एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं नजम कि आप भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाए और जल्दी से आमीन ठीक हो आमीन। जाए, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो डबल ट्रिपल हो के सुबह पाकिस्तान के तमाम व्यूअर्स को देखने को मिले। आमीन। ठीक है। और एक बर्थडे विश करेंगे हम लोग मोहम्मद इब्राहीम की। बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक। अल्लाह आपका आने वाला साल बहुत अच्छा करे और इंशाल्लाह। नेक तमन्नाएं हैं आपके लिए कि आप जो है ना, जो आपकी ख्वाहिशात हैं अल्लाह यस, उनको वी विश अगले कि आने आपका वाले हर साल में आने वाला मुकम्मल दिन करें। बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। आपने एक गोल रख लेना है, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं जिसको भी बर्थडे विश करते हैं तो हमारी ये कहना होता है कि आपने अपने लिए गोल रखना है जो कि आपने साल के आखिर तक पूरा करना है, ताकि आपको एक विक्ट्री फीलिंग आए कि आपने ये गोल अपना पूरा कर लिया। डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप का। सो ख़वातीनो हज़ार क्रिकेट वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है। आप लोग मुख्तलिफ मैचेस एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और पाकिस्तान का भी मैच कल खेला जाएगा, लेकिन आज अगर बात करें तो आज न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के दरमियान मैच खेला जाएगा। बहुत सनसनीखेज मैचेस देखने में आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की कल हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कल जिस तरीके से बेबस इंडिया के सामने नजर आया, उससे पहले हम लोग ने इंग्लैंड देखा कि वो बेबस नजर आया न्यूजीलैंड के सामने। और इसी तरीके से पाकिस्तान ने मैच जीता। श्रीलंका की जो कारकर्दगी देखने में आ रही है, तो आप लोग देखेंगे कि अब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मैच खेला जाएगा सो वो कैसा होगा ये तो मैच ही बताएगा। लेकिन हैदराबाद में क्रिकेट टीम अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए है। और जो पिछला मैच था वो बड़ा ही मेरे ख्याल से मैं कहती हूँ उसमें ट्विस्ट आ गया था अचानक से, कि पहले लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम जो है वो डगमगा गई है, मैच जो है हम हारने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से उसको कवर अप किया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने वो मैच जीता बेहतरीन तरीके से, दैट वाज अ वंडरफुल थिंग। और पता लग रहा था कि बस पाकिस्तान की मैच की तैयारी जो है वो समहाउ है, हम हारने वाले नहीं है, हमारा जोश और जज्बा जो है वो रिकवर हो सकता है और किसी भी टाइम पे हम वापस खेल में आ सकते हैं। तो कोई चीज़ें जो है वो पाकिस्तानी टीम वैसे है ही अनएक्सपेक्टेड ऐसी रहती बड़ी हैं। अनप्रेडिक्टेबल सी टीम है। पूरा मैच आप लोग देखेंगे तो बहुत ही टफ कंपटीशन नज़र आ रहा होगा और बिल्कुल कहीं पर भी चांसेस नहीं होंगे, लेकिन वहाँ से मैच खींच ले जाती है पाकिस्तानी टीम और कभी कभी इसका ऑपोजिट भी हो जाता है। सो डेफिनेटली ये क्रिकेट है, इसका हुस्न ये है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और क्रिकेट पे ख़ास तौर पर कल हम लोग देखें तो कल भी बहुत अच्छा मैच हुआ। आज जो न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के दरमियान होगा ये बहुत अच्छा मैच होगा। वर्ल्ड कप का दौरानिया इस दफ़ा जो है वो बहुत लंबा है, तकरीबन 19 नवंबर तक ये जारी रहेगा। और पूल्स बनते होते थे, पूल ए पूल बी, लेकिन इस दफ़ा हर टीम को दूसरी टीम के साथ तकरीबन 1 या 2 मैच खेलने हैं क्वालिफाई करने के लिए और आगे जाने के लिए। सो ये बहुत ही एक अच्छा और बड़ा ही तगड़े किस्म के मुकाबले देखेंगे इंशाल्लाह। और बिल्कुल देखेंगे किस तरह का मुकाबला होता है, पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला कैसा होगा, उसके लिए भी तमाम लोग जो है वो नजरें जमाए बैठे हैं, क्योंकि यही तमाम स्टेप्स हैं जो कि आगे आपको फाइनल विन की तरफ लेके जाएंगे और पता चलेगा कि कौन सी टीम जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने साथ लेके जाती है। तो इस पे हम बात करेंगे कि मैच किस तरीके से होगा और क्या क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए पाकिस्तानी टीम को। और इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मलिक खुर्रम शहजाद अवान। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मलिक साहब, कैसे चल रहे हैं मैचेस अभी तक? क्या आप जो है ना वो शेयर करना पसंद करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे कि कल का आपने मैच देखा कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जो है टोटली आउट क्लास कर दिया है। जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनकी जो स्पिन बॉलिंग अटैक है उस तरह से परफॉर्म किया। अगर अभी तक देखा जाए तो इंडिया की जो है स्पिन बॉलिंग अटैक वो सबसे अच्छा है कंपेरेटिवली दूसरी टीमों के मुकाबले में। और पाकिस्तान की टीम जो है वो लैक कर रही है स्पिन के अंदर। हालांकि ऑस्ट्रेलियन टीम काफ़ी अर्से से वहाँ पर है, इनके प्लेयर्स जो हैं वो IPL भी खेलते हैं और बिफोर वर्ल्ड कप जो है उनकी 3 मैच सीरीज भी हुई थी अगेंस्ट इंडिया जो है। पर जो कल जो मैच हुआ है उसके अंदर सबसे जो मेजर जो टर्निंग पॉइंट था जब जडेजा आए हैं, स्पिन किया है उन्होंने, 3 विकेटें भी ली हैं। फिर उसके बाद जो अश्विन जो हैं, आपको पता है कि काफ़ी वो एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उनके साथ कैरी ऑन कर रहे हैं। कुलदीप यादव जिन्होंने रिसेंटली भी बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था। फिर जो पेसर जो हैं बुमराह हैं, फिर सिराज की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं कि एक कैच ड्रॉप हो गया। अगर कैच हो जाता विराट कोहली का तो टोटली सिनेरियो डिफरेंट होता।
और आज का आपको पता है कि मैच है, ऑन पेपर अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड है अगेंस्ट नीदरलैंड जो है, और पाकिस्तान का जो कल मैच है वो पाकिस्तान का अच्छा मैच है। श्रीलंकन जो है इन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था एशिया कप में, पाकिस्तान को आखिरी मैच में नेल बैटिंग आपको पता है हराया था। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जो स्पिन डिपार्टमेंट को काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है, जहाँ लैग कर रहे हैं, और पेसर जो है उस तरह से अभी तक नहीं आए फॉर्म में। आपको पता है कि अगेंस्ट नीदरलैंड पाकिस्तान की टीम काफ़ी लैग कर रही थी। अच्छा खुरम, ये बताइएगा आज छठा मैच खेला जाएगा, तो अभी तक के जो 6 मैचेस हुए हैं उसमें आपको कौन सी टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है, किस टीम की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लग रही है? जी, सबसे ज़्यादा जो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है वो आपकी न्यूज़ीलैंड खेल रही है, जिस तरह से न्यूज़ीलैंड परफ़ॉर्म कर रही है। फिर उसके बाद आपके साउथ अफ्रीकन से बड़ा अलार्मिंग कॉल दी है एक मैच के अंदर। आपको पता है कि 300 भी हुए हैं, डिकॉक ने की है, मैकरम ने की है, और वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट 100 की है। 429 बहुत बड़ा हदफ था, हालाँकि श्रीलंकन्स को उन्होंने बीट किया है। दूसरा ये है कि इंडिया की स्ट्रैटेजी भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि देखिए होम क्राउड का भी उनको एडवांटेज है इंडियंस को। फिर दूसरा ये है कि न्यूजीलैंड बहुत रिदम में है। फिर तीसरा साउथ अफ्रीका को भी आप अंडररेट ना करें। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि कल का मैच भी बड़ा अजीब देखने में आया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, और पहला मैच भी हमने जब डिस्कस किया था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। सो कल के मैच के बारे में आपके क्या ख्याल है? देखिए कल के मैच के हवाले से मैंने आपको बताया कि ये चेन्नई की जो विकेट है ये टोटली डिफरेंट है कंपेरेटिवली। यहाँ पे स्पिनर्स को हम्म। बिल्कुल, कल का मैच भी बड़ा अनप्रिडिक्टेबल था एंड वी होप कि कल वाला जो आने वाला मैच है जो पाकिस्तान और श्रीलंका का है वो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। और ऑफ कोर्स उसके लिए तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं उसे जमाए बैठे हुए हैं, ग्रीन शर्ट्स के लिए तमाम दुआएं हैं हमारी, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे जो कैप्टन थे उन्होंने भी कहा है कि जितनी आपकी दुआएं होंगी, जितनी आपकी तरफ से हमें इंकरेजमेंट मिलेगी, तो उतनी हमारी एनर्जी बूस्टअप होगी और हम अच्छा परफॉर्म करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, पूरी दुनिया की बात की जाए, तो दुनिया में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। और अगर अपने पड़ोस की बात की जाए तो हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान इस वक्त सफ़र कर रहे हैं ज़लज़ले की शिद्दत की वजह से, और ज़लज़ले से बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा है। तकरीबन 2000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो लकमा अजल बन चुके हैं और मज़ीद सैकड़ों अफराद की हलाकत का खदशा भी इस वक्त मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़लज़लों में 500 से ज़ायद अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं, जबकि अफगान सरकारी ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद तकरीबन 2000 हो चुकी है। 2000 इज़ अ ह्यूज नंबर एंड वी होप कि ये ज़लज़ले से जितना भी नुकसान हुआ है जल्द से जल्द जो है वो कवर अप हो जाए। 1240 लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं और अफ़गान हुकूमत की तरफ से इमदाद की अपील भी की गई है। और चेयरमैन एनडीएमए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की जानिब से उनकी सदारत में एनसीओसी का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें अफगान सूबे हरात में ज़लज़ले के बाद मदद करने के लिए आगे बढ़कर शुरका को मुसीबत से निकालने के लिए भी आगे बढ़कर मदद के लिए पाकिस्तान साथ खड़ा है और अफगानिस्तान को फौरी तौर पर भेजी जाने वाली इमदाद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इमदादी सामान में अशिया खुरनोश, अद्वियात, खैमे और कंबल शामिल हैं और इसके अलावा भी एनडीएमए मदद करती रहेगी। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। आप लोगों को जिस तरीके से बताया कि इलेक्शंस भी करीब हैं और वो तमाम सिलसिला चल रहा है, कैंपेन्स भी शुरू हो गई हैं, सो सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ जमातें इसमें एक्टिव हैं। तो अब ये कोशिश अब जो जारी है और अवामी राब्ते तेज़ हो गए हैं, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब सलमान गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर, कैसा लग रहा है आपको, इंतखाबी मुहिम उसी ज़ोरों शोर से जारी है जिस तरह हर दफ़ा देखने में आती है, या इस दफ़ा कुछ कम और आहिस्ता आहिस्ता माहौल नज़र आ रहा है? देखिए, किसी भी जमहूरी मुआशरे के अंदर जो इंतखाबात हैं उन्हें एक बुनियादी अहमियत और हैसियत हासिल होती है। इन इंतखाबात के नतीजे में मुंतखब हुकूमतों का क़याम अमल में आता है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, अभी तक चूँकि इंतखाबी शेड्यूल नहीं आया, उस तरह से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सियासी जमातें मुतहरक नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अपने कायद के इस्तकबाल के लिए सरगर्म अमल है, मैं उसे राब्ता अवाम मुहिम ही समझता हूँ। और इस राब्ता अवाम मुहिम में वो उनकी आमद को मशरूत कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के मसाइल के हल के साथ। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सरगर्म अमल हैं। इसी तरह जो माजी के इलेक्शन के
अंदर तहरीक इंसाफ सरगर्म थी, वो इस दफ़ा उस स्पिरिट के मुताबिक सरगर्म अमल नज़र नहीं आती। और ये जो इंतखाबी मुहिम होती है, इस इंतखाबी मुहिम में जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लोगों को बताती हैं कि उनके पास मुल्क और कौम के मसाइल के हल के हवाले से क्या ऑप्शंस हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान की सियासी तारीख पे आप नज़र उठा के देखें तो होता ये है कि इंतखाबी मुहिम में वो जो अपना प्रोग्राम और मंशूर पेश करते हैं, लेकिन मसनद इक़्तिदार पे पहुँचने के बाद वो उन्हें याद नहीं रहता। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर मसाइल और मुश्किलात बढ़ते रहे कि हुकूमतें तो बनती हैं लेकिन हुकूमतें उस तरह डिलीवर नहीं कर पाती जिस तरह हम देखते हैं कि मगरबी ममालिक के अंदर जिस मंशूर की बुनियाद पर हुकूमतें बनती हैं वो अपने अवाम को डिलीवर करते हैं। ठीक है सलमान साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नवाज के पार्टी कायद जो है नवाज शरीफ, वो भी वापस आ रहे हैं और उनके इस्तेकबाल को तारीखी बनाने की कोशिश भी की जा रही है। क्या समझते हैं कि अगर वो वापस आ जाएंगे तो उनकी आमद कितनी मजबूत साबित होगी पार्टी की इंतखाबी मुहिम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद की आमद की जहाँ तक बात है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नून नवाज शरीफ का है और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और अगर आप नवाज शरीफ साहब की सियासत को देखें तो उन्होंने अपने तीनों अदवार में किसी हद तक डिलीवर किया है। और अगर आप पिछले 5 साल हुकूमत देखें तो इसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी रही है, PDM की हुकूमत भी रही है, वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझती है कि उनके लीडर का पाकिस्तान वापसी और उनका इस्तकबाल का अमल जो है वो ना सिर्फ उनकी पार्टी मकबूलियत की बहाली में एक बुनियादी किरदार अदा करेगा बल्कि उनकी बेटी मरियम नवाज जो है वो 2017 तक जो उनकी हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, उसके दौर के कारनामे वो बताती नजर आ रही हैं। और ये बात दुरुस्त है कि 2017-18 तक के पाकिस्तान आगे की तरफ जाता नजर आ रहा था। पाकिस्तान के अंदर अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में इस तरह आग नहीं लगी हुई थी कि उस जमाने में आटा 35 रुपए किलो था, चीनी 50 रुपए किलो थी, पेट्रोल 68 रुपए पर लीटर था, डॉलर की कीमत 105 थी और एक होप थी सी पैक के हवाले से। और जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, बहरहाल उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश करके उन्हें अदालती तौर पर नाअहल करार दिया। वो अपनी एक चार्जशीट लेके इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की और वो ये बताती नजर आ रही हैं कि उनके पास आज भी ऐसा प्रोग्राम है कि पाकिस्तान को बुरानी कैफियत से निजात दिलाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है एक बड़ा किरदार अदा कर सकती है और इस बड़े किरदार को वो नवाज शरीफ की आमद के साथ मशरूत करते नजर आ रहे हैं। अच्छा सलमान साहब, एक आखिरी सवाल ये कि पीपल्स पार्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो उस तरीके से मुतहर्रिक नहीं दिखाई दे रही। देखें, पीपल्स पार्टी, अगर आप 2008 के अंदर पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान में हुकूमत थी, वो एक कौमी जमात थी, लेकिन वही बात जो मैंने कही है कि जमहूरी माशरों में जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं अफसर वो डिलीवर करती हैं, उनकी मकबूलियत उनकी कारकर्दगी के साथ मशरूत होती है। 2008 में उनकी हुकूमत बनी लेकिन वो पूरी तरह डिलीवर नहीं कर पाए और यही वजह थी कि एक कौमी पार्टी सूबाई पार्टी में तब्दील हो गई। सिंध के अंदर उनकी हुकूमत बनी और सिंध में उनकी 13-14 साल हुकूमत रही है। इस वक्त आपको पाकिस्तान की सियासी तारीख में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत की बड़ी वजह जो थी पंजाब था। पंजाब के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो बहुत पॉपुलर थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब पॉपुलर थी, लेकिन पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी अगर बहाल नहीं हुई तो इनकी इस वजूहात का जायजा लेना उस पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में उन्हें क्यों पजीराई नहीं मिल सकी। मैं समझता हूँ कि आज की बड़ी ज़रूरत पाकिस्तान की कौमी जमातें हैं ताकि वो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से कोई लाहे अमल अख्तियार करें। और मैंने पाकिस्तान के अवाम जो है वो मसाइल ज़दा हैं, वो महंगाई ज़दा है। अगर आप लोगों की बात करेंगे, लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे तो यकीनन उन्हें पजीराई हासिल होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी में एहलियत भी है, जज्बा भी है, बलबला भी है, लेकिन अभी तक वो अवाम के अंदर उस तरह मकबूलियत हासिल नहीं कर पाए जो पीपल्स पार्टी का खासा रहा है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जिस तरीके से जानते हैं कि दुनिया भर में एक सूरत हाल बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मशरक़ी वस्ता मिडल ईस्ट की सूरत हाल की मैं जिक्र कर रहा हूँ। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तमाम तर हमदर्दियाँ, पाकिस्तान की तमाम तर चीज़ें जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ है। मशरक़ी वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में आपको बताते हैं कि इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी की वजह से तकरीबन 232 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, 1700 ज़ख्मी हैं और काबिज़ इसराइली
फ़ौज ने ज़ख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया और हमास की जानिब से इसराइली इलाकों पर रॉकेट फायर किए गए हैं। फ़लस्तीनी जंगजुओं और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं और 300 इसराइली भी हलाक हुए हैं, 15 से ज़ायद ज़ख्मी भी हैं और गज़ा की पट्टी का 80 किलोमीटर इलाका फ़ौजी जवान करार जो है वो हमास की जंगजुओं ने मुतअद्दिद इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों को भी यरगमाल बना लिए। इसी सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए गेस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का क्या स्टांस है, दुनिया में क्या चल रहा है और इस चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जाएगी, इस अमन की सूरत हाल किस तरह से कायम की जाएगी। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज़ अहमद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एजाज़ साहब, कैसे आप समअप करते हैं सारी सिचुएशन को, कैसे आप देखते हैं अरसे दराज से ये मसला है और हम लोग देख रहे हैं बचपन से मिडल ईस्ट की सिचुएशन में सबसे हॉट टॉपिक है और कल परसों से जब ये खबरें आना शुरू हुई तो क्या आप देखते हैं सर? जी, आपकी बात दुरुस्त है कि ये बड़ा ही पुराना तनाज़ा है जो हल नहीं हो रहा था। जंगें भी हुई, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अमन की तरफ मामला चल रहा है और अरब जो हैं, जितने अरब ममालिक हैं वो सारे इजराइल के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में सऊदी अरब के नेगोशिएशंस भी उनके साथ जारी थी, अमेरिका के साथ भी जारी थी कि किस तरीके से पैलेस्टाइन का जो यानी 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ चला जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी यही कहा हुआ है कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, लेकिन इस सारे सिलसिले में एक बहुत बड़ी एक ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसको ज़्यादा देखा नहीं गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब इजराइल की तरफ से उनके जो वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर की तो उन्होंने वहाँ पे अपना एक नक्शा दिखाया। वो नक्शा दिखाने का मकसद तो उनका ये था कि एक नया मिडल ईस्ट बन रहा है जिसमें इजराइल और अरब दोस्त होंगे, लेकिन उसके साथ उन्होंने उसमें फ़लस्तीन की कोई रियासत नहीं दिखाई। उसमें उन्होंने गजा की पट्टी और गरबे उर्दन का जो इलाका है वो सारा का सारा इजराइल का हिस्सा दिखाया। मेरे ख्याल से उसमें बहुत सारे लोगों को, खुसूसन हमास के लोगों को एहसास हुआ कि ये अमन के सिलसिले के बाद हमारी तो बिल्कुल वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। और इजराइल की तरफ से आपने देखा कि पिंजरे की तरह उनको बंद करके रखा हुआ है, ना उनको वो बाहर कहीं निकलने देते हैं। तो ऐसे में रिएक्शन तो आना था। ये अलबत्ता ज़रूर है कि रिएक्शन बड़ा सख्त था जो इनकी तरफ से आया है और इंटेलिजेंस फेलियर बड़ी शदीद थी इजराइल की, क्योंकि इतना बड़ा अटैक वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सारे दुनिया की तवज्जो और खुद इजराइल की तवज्जो चूँकि पीस प्रोसेस पे थी तो हमास ने उससे बहुत फ़ायदा उठा के ये हमला तो कर दिया। लेकिन अब हमला तो उन्होंने बेशक कर दिया है, लेकिन जवाब में इजराइल भी तो करेगा ना। तो इसलिए मैं कोई बहुत ज़्यादा खून खराबा देख रहा हूँ, इंसानी जानों का ज़ियां देख रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या जंग फैलेगी, मैं उसको फैलता नहीं देख रहा, क्योंकि बहुत सारे अरब ममालिक इस वक्त जंग में शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन ये ज़रूर है कि ये मामला जो है ये अभी चलेगा और इजराइल अपना बदला लेने के लिए पूरा जोर लगाएगा और दुनिया की ताकतें अपना मौक़िफ़ जाहिर करेंगी। अमेरिका इजराइल की हमायत करेगा, बरतानिया इजराइल की करेगा, लेकिन हमास भी अकेला नहीं है। उनके कतर, तुर्की के अलावा भी उनको चीन और रूस की मदद तो नहीं है, लेकिन उनकी हमदर्दियाँ ज़रूर अलबत्ता, इसलिए क्योंकि इसराइल बहुत सख्त ज़्यादती कर रहा था। अब ऐसे में जो रास्ता मुझे नज़र आ रहा है वो है सीज़ फायर का, कि कोशिशें सारी बैनुल-अक़वामी बरादरी की होनी चाहिए कि सीज़ फायर कराया जाए ताकि ये आग जो है बहुत ज़्यादा ना फैले और मज़ीद जानों का ज़िया ना हो। ये इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा को भी, OIC को भी, सारी जो नेशनैलिटीज़ को और पाकिस्तान को भी सीज़ फायर की तरफ मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए और हमारा बयान भी उसी के मुताबिक आया है। जी ठीक है एजाज़ साहब, इजरायली वज़ीर आज़म की जानिब से वाज़ेह तौर पर जंग का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे वक्त में दुनिया के तमाम ममालिक और बिलखसूस पाकिस्तान और उम्मत मुसलमान को किस तरीके से अपना स्टांस वाज़ेह करना चाहिए और किस तरीके से अपना किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, OIC का हंगामी इजलास तो फ़ौरन होना चाहिए ना। अब इससे बड़ा और क्या। देखिए, OIC का तो वजूद ही फ़लस्तीनी मसले की वजह से आया था, इजराइल की मस्जिद अक्सा के खिलाफ जो जारियत थी उसकी वजह से आया था। तो इसलिए इस वक्त OIC का खामोश रहना कुछ ठीक बात नहीं है।
वैसे तो ये नहीं है कि जी आवाज़ उठा के मसले को हल कर देना है, या इवन अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम आप आवाज़ तो उठाएं ना, आप फ़लस्तीनियों का साथ तो दें। ये तो कोई बात नहीं है कि उनका कत्ले आम हो रहा हो और आप वहाँ पे खामोश हैं। इसलिए मेरे ख्याल में OIC का इजलास होना चाहिए। मुझे यकीन है कि OIC के हेडक्वार्टर वाला मुल्क सऊदी अरब भी इस पे गौर कर रहा होगा। और पाकिस्तान अपने तई, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने दुरुस्त किया, फ़ौरन अपना बयान दिया, अपनी पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए हुकूमत ने फ़ौरन कहा कि इस मामले को यानी ये कज़िये को ख़त्म भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ ये जो भी जंग व जदल का माहौल है इसको ख़त्म होना चाहिए, और फ़लस्तीनियों के हकूक़ जो हैं वो उनको मिलने चाहिए। सोल्यूशन वही है, ये इजराइल ना माने भले, लेकिन सोल्यूशन 2 स्टेट ही है, वो भी रहे ये भी रहें। ये बहुत ज़्यादती इस वक्त इसराइल कर रहा है कि उनका वजूद ही ख़त्म करना चाहता है, तो रिएक्शन तो होगा। उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि वो जिस पायदार अमन की तरफ वो जा रहे थे वो इस फ़लस्तीनियों को साथ लिए बगैर मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। अच्छा एजाज़ साहब, जिस तरीके से हम पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं, मशरक़ी वस्ता में अमेरिका ने तकरीबन $8 बिलियन की ट्रेड का जो है वो ऐलान किया इसराइल के लिए, और बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम उनके साथ हैं। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के दुनिया भर में जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उन सब ने फ़लस्तीन के साथ खड़े होने और इज़हार यकजहती का ऐलान किया है। तो सर, अगर इस पूरी सूरत हाल को हम लोग देखें, यहाँ पर अगर अमन दोबारा से आता है तो वो क्या इसी सूरत हाल में आएगा जिस तरीके से पहले मौजूद था कि कुछ दिन अमन रहता है और फिर फ़लस्तीनियों पर बमबारी होती है, गोला बारूद फेंका जाता है, फिर से मस्जिद अक्सा में, फिर से यरूशलेम की गलियों में खून बहता हुआ नज़र आता है। ये सिचुएशन